विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को सरकार से मांग करते हुए कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने यह मांग ऐसे समय में की है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार दिया और केंद्र से इसे रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने अपने बयान में कहा कि कई अलग अलग घटनाओं और इस विषय पर गठित आयोगों का यही कहना है कि अवैध धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अवैध मतांतरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता से विश्व हिंदू परिषद पूर्ण रूप से सहमत है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि वे अवैध मतांतरण को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून अतिशीघ्र लाएं। अवैध मतांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, अपनी धार्मिक आस्थाओं के पालन के अधिकार की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और कई बार सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा निर्माण कर चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो देश के लिए खतरनाक स्थिति निर्माण हो जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अवैध मतांतरण को नहीं रोका गया तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। विश्व हिंदू परिषद और देश के संत महात्मा महापुरुष बार बार अवैध मतांतरण को रोकने के लिए मांग करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तो कई बार इस विषय पर प्रस्ताव भी पास किया है। अवैध मतांतरण के कारण राष्ट्र का अस्तित्व और सुरक्षा कई बार खतरे में पड़ी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदुओं की कब्रगाह बन चुके हैं, क्या इनका निर्माण अवैध मतांतरण के कारण नहीं हुआ? कश्मीर के अंदर हिंदुओं की जो दुर्दशा हुई, क्या वह अवैध मतांतरण के कारण से नहीं हुई? पूर्वोत्तर, बंगाल, केरल, बिहार आदि कई प्रांतों के कई जिलों में आज न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, अपितु हिंदुओं के अस्तित्व भी वहां पर खतरे में आ चुके हैं। वे सब इसके कारण से ही हुए हैं। विभिन्न आयोग बार बार कहते हैं, चाहे वेणुगोपाल आयोग हो, चाहे नियोगी कमीशन हो, कि अवैध मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ती रहती है। केवल 8 राज्यों में कानून है। समस्या राष्ट्रव्यापी है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके लिए काम कर रही हैं। देश के अंदर किस प्रकार की स्थिति बन रही है? श्रद्धा जैसी, निकिता जैसी कितनी ही मासूम बच्चियों का बर्बर हत्याकांड यह अवैध मतांतरण के कारण से ही हुआ है। दरअसल सोमवार को न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताए। पीठ ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। केंद्र द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, अन्यथा बहुत मुश्किल स्थिति सामने आएगी। हमें बताएं कि आप क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं। आपको हस्तक्षेप करना होगा। टेलीविजन डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 के अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में सेट से नोरा फतेही, माधुरी दीक्षित और काजोल को स्पॉट किया गया है। झलक के सेट के बाहर इन स्टार्स ने पेपराजीज के सामने जमकर पोज दिए। सोशल मीडिया पर इन सभी स्टार्स की पिक्चर्स फैंस के होश उड़ा रही हैं। जहां माधुरी अपने सादगी भरे अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं, तो वहीं काजोल लाल सुर्ख साड़ी में फैंस के होश मदहोश कर रही हैं। तो अगर बात करें नोरा फतेही की, उन्होंने अपने ग्लैमरस स्टाइल से फैंस का दिल जीतना बखूबी सीख लिया है। फैंस भी नोरा की हर अदा पर फिदा हो रहे हैं। वैसे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि माधुरी दीक्षित उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी अपनी खूबसूरती से अच्छों को मात दे रही हैं। नोरा जी मत देखो, नोरा जी आ जाओ। ऊपर सेमीफाइनल में हम क्या कुछ कहेंगे कल? मैं ऊपर रुक जाए ना, ऊपर यहाँ पे वहाँ पे रुक जाए नोरा जी, और ऊपर
नोरा जी यहाँ पे वेट 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 नोरा जी बैक अरे जोर से बोलिए, Look back. तो सुनिए। नाइस पिक्चर अरे तू हट। थोड़ा जगह दीजिए क्या तुम लोग चलते साइड देना बेटा लिफ्ट के लिए बोला क्या बोला साइड में यहाँ पे माधुरी मैम थैंक यू। ओके ओके कट कर दी माधुरी हम ऊपर में करते हैं ना अरे ऊपर लाइट अच्छा नहीं, ऊपर लाइट अच्छा नहीं आता। मैडम जी बस यही है मैडम जी यही बस बस मैडम जी बस मैम जब जो सेमीफिनाल है आज तो कुछ मैम सेमीफिनाल है क्या कुछ थोड़ा सा अगर बताएं कंटेस्टेंटों के बारे में कंटेस्टेंट के बारे में क्या कहेंगे सेमीफिनाल है आज किस तरीके की वैसे आपका क्या कहना है इन तीनों हॉट एक्ट्रेसेस का और इनके लुक को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश का आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु आईटी हब है और कई सालों से बेंगलुरु इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स में पहले नंबर पर बना हुआ है। Bengaluru is the home of technology and thought leadership. It is an inclusive city. It is also an innovative city. For many years, Bengaluru is number one in India's innovation index. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हैं। आज देश में 81,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। 100 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिनके भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर हैं। The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. Friends, Indian youth are being empowered by increasing tech access. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की ताकत दुनिया जानती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में 40 रैंक की छलांग लगाई है और भारत 40वीं रैंक पर पहुंच गया है, जबकि साल 2015 में हम 81वें स्थान पर थे। The power of India's youth is known across the world. They have ensured tech globalization and talent globalization. We are using our talent for global good. Even in India, that impact is being seen. India jumped the 40th rank in the Global Innovation Index in this year. In 2015, we were ranked 81. पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी समानता और सशक्तिकरण की ताकत है। दिल्ली का चर्चित श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की मेहरौली में हत्या की थी।
इस हत्याकांड पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। श्रद्धा की हत्या जो है मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से हत्या हुई है, और जिसने भी की है कोई भी हो उसके ऊपर ये जांच चलेगी। हाँ, कानून काम करेगा नहीं। जो हमारे पास अब एविडेंस दिख रहा है कि उसने ही किया है, ऐसे लोगों को पूरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। शिवसेना नेता संजय राउत ने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ और, लड़कियां तो हमारी मर रही हैं, कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को ही कुछ करना पड़ेगा। और खास करके हमारी लड़कियां जिस तरह से चंगुल में फंस जाती है, तो लड़कियों ने भी हमारी विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस लड़की के पिता का आक्रोश में देख रहा था, वो बार बार उसको समझा रहा था, पढ़े लिखे लोग हैं कि आप गलत करने जा रही हो, आप ये मत करिए। और लड़के मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है। कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया के अनुसार आफताब ने जिस फ्रिज में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे, उसी फ्रिज में खाना रखता था। जब शरीर के टुकड़े घर में थे तब दूसरी लड़की को भी घर लाता था, क्राइम शो देखता था। ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक केसों में से एक है। आफताब को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.